Is my voice audible जी? Is my voice audible जी? Is my voice audible? फाइन जी। आई प्रिज्यूम कि जी मेरी आवाज़ जो है वो ऑडिबल है बिकॉज नो वन इज़ रिप्लाइंग, या फिर मेरे पास रिप्लाइज नहीं आ रहे, वट एवर इट इज़। टुडे इज सपोज टू बी द लास्ट लेक्चर जी। मैं विजन को आज ख़त्म कर दूंगा और विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर जी मैंने ऑलमोस्ट 60% कोर्स जो है वो आपके सेशन का खुद पढ़ाया है। CNS सारा ख़त्म हो गया, जैसा बुरा भला मैं पढ़ा सकता था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट विद ऑल द ऑनेस्टी एंड ऑल द डेडिकेशन के जी वो जो कंसेप्चुअल बातें हैं उसी के ऊपर जो है फोकस किया जाए। बाकी तो सब कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है। विजन क्योंकि औखा टॉपिक था और तवील भी है और क्लिनिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जी इसके मेजर टॉपिक्स को जो है वो कवर आउट कर लिया जाए। इसके बाद जी मेरी जिम्मेदारी जो है वो ऑफ है जी। मैं ऑलरेडी रिटन इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ अपने तमाम कलीग्स को कि जी आप उसे वॉइस नोट्स पर एक्सप्लेन करना चाहें, लाइव जाना चाहें, जैसे आपका दिल करे आप करें। तो फिर अब नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट्स हैं कि जी उसका तरीका क्या होना चाहिए या आपको क्या सपोर्ट चाहिए, वो फिर आप डायरेक्टली अपने रिस्पेक्टिव टीचर से कीजिएगा जी। इसके बाद शायद एक टॉपिक आए CNS के अंदर औखा, जो कि मेमोरी का है, किसी हद तक स्लीप और स्पीच। मुझे नहीं पता कि वो किसके हिस्से में है, जिसके भी हिस्से में होगा तो फिर अब उसके हवाले से आप रिक्वेस्ट वहीं फॉरवर्ड करेंगे। रीजनल औखा टॉपिक है, खुद ही देख लेंगे जी उसको कैसे आपने मैनेज करना है। मैं ऑलरेडी जो है वो उसकी रिटन इंस्ट्रक्शन जो है वो दे चुका हूँ अपने कलीग्स को कि जी आप जैसे उसको लेकर चलना चाहें, आप लाइव जाना चाहें, आप नोट्स पर एक्सप्लेन करना चाहें, वट एवर सूट्स देम। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जी कम अज़ कम जो पढ़ाने के हवाले से है, मैं जो है ना वो बड़ी ज़िम्मा हूँ आफ्टर टीचिंग द 60% ऑफ द कोर्स ऑफ सेशन सिंगल हैंडेडली। हम जो है ना वो विजुअल ट्रैक्ट को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से ख़त्म शुरू करेंगे आज। एज अ रिव्यू मैं थोड़ी सी बातें पहले बता देता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो है ना वो इसको देखा था कि विजुअल फील्ड और जो विजुअल ट्रैक्ट के डिविजन्स हैं जी वो आपस में कैसे काम कर रही होती है। हमने कहा था कि जी 180 डिग्रीज का आपका फील्ड ऑफ विजन एग्जिस्ट करता है 90 इस तरफ और 90 इस तरफ। इसी तरह से जो रेटिनी है, बिकॉज कि वो सेमी सर्कल है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे ये 180 डिग्रीज है तो वो भी 180 डिग्रीज है, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। दोनों ही आँखों को, एक आपका टेम्परल फाइबर है रेटिना का और एक आपका नेज़ल है। नेज़ल टेम्परल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और टेम्परल जो है वो नेज़ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप रेटिना से चलते हैं तो ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो जाती है जी,
इसके अंदर उसी साइड का नेजल भी है और इसी साइड का आपका टेम्परल भी है। तो अगर इसको काटिएगा तो उसी साइड की नेजल भी जाएगी और उसी साइड की जो है वो आपकी टेम्परल भी जाएगी। तो एक कंप्लीट आपका जो है एनॉप्सिया या एनोपिया जो है वो डेवलप हो जाता है। पीछे आइएगा जी, तो ऑप्टिक कियास में हमने कहा कि जी क्रॉसिंग हो रही है दोनों ही साइड के नेजल फाइबर की। इधर का नेजल क्रॉस करके उधर चला जाता है, उधर का नेजल क्रॉस करके इधर आ जाता है। बिकॉज के ऑप्टिक कियाज़मा के लेवल के ऊपर दोनों ही नेजल फाइबर्स पड़े हैं, इस साइड की भी टेम्परल जाएगी, इस साइड की भी टेम्परल जाएगी। अगर मैं पेरीमीट्री के सर्कल की उसकी टर्म्स के अंदर गुफ्तगू करूँ तो इस साइड का लेफ्ट हाफ जा रहा है और इस साइड का राइट हाफ जा रहा है। बिकॉज के एक साइड पे राइट है और एक साइड के ऊपर लेफ्ट है, तो ये ट्रॉनमस कहलाता है। और बिकॉज के आधा आधा है तो दैट इज वाई इट इज नोन एज हेमिएनोपिया। पीछे ऑप्टिक ट्रैक्ट के ऊपर जी अगर मैं आ जाऊँ तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास सेम साइड का टेम्परल फाइबर पड़ा है और ऑपोजिट साइड का नेजल फाइबर पड़ा है। दैट मीन सेम साइड की नेजल फील्ड ऑफ विजन पड़ी है और ऑपोजिट साइड की टेम्परल फील्ड ऑफ विजन जो है वो मेरे पास मौजूद है। तो अगर मैं इसको काटूंगा जी तो इधर का नेजल जाएगा और इधर का टेम्परल जाएगा। अब अगर पेरीमीट्री के सर्कल्स के अंदर मैं गुफ्तगू करूं जिसमें आप विजुअल फील्ड को मेजर कर रहे होते हैं क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो इस साइड का भी लेफ्ट जा रहा है और उस साइड का भी जो है आपका लेफ्ट जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होमोनिमस हेमिएनोपिया। इससे आगे मामला जब चलाइएगा तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक आपकी अपर लूप है, एक लोअर लूप है। जो अपर लूप है वो आपके टेम्परल लोब से होकर आ रही होती है, जहाँ पर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, जहाँ पर बाकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, और ये आपका विजुअल इनपुट देता है जिसके जरिए आप 3D इमेज बनाते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो एनवायरनमेंट विजुअली कैसा दिख रहा है। तो एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो डेप्थ होता है उसको वो डेप्थ प्रोवाइड करने के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लूप है जी। जो ऊपर वाला लूप है वो नीचे वाले पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है विजन के, और नीचे वाला ऊपर के लिए। तो अब तक बिकॉज कि आधा आधा सर्कल चल रहा था, अब उस आधे को आपने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया है, तो जी वो जाहिर है कि क्वाड्रेंट बन गया है। तो अगर ऊपर वाले को ख़राब कीजिएगा तो नीचे वाला क्वाड्रेंट चला जाएगा। दैट मीन्स के सेम साइड का नेजल का लोअर क्वाड्रेंट और ऑपोजिट साइड का टेम्परल का लोअर क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर नीचे वाले को कीजिएगा तो जी ऊपर वाला। अब अगर हमने कहा था कि ये रेडिएशन जो दो आपके पार्ट हैं या आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, तो इनके बीचों बीच जो सेंटर से आपका फाइबर जो आपका फोविया से उठा था वो आपका जो है अनइंटरप्टेड चल रहा होता है। बिकॉज कि वो इन फाइबर्स के सेंटर के अंदर चल रहा है और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी सेंटर में है, दैट इज डीपेस्ट लेयर के अंदर है। तो जब भी विजुअल कॉर्टेक्स आपका डैमेज होगा उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आप रेडिएशन को तो डैमेज कर देंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली जो आपका सेंट्रल फाइबर पड़ा हुआ है वो आपका स्पेयर आउट हो जाएगा। दैट इज वाई आप क्वाड्रेंटिनोपियास तो डेवलप कर ही रहे होंगे या आप हेमिएनोपियास डेवलप कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड कि आपने दोनों लूप्स को काट दिया है। लेकिन उस सूरत के अंदर जो चीज़ आपकी आंख के बिल्कुल सामने पड़ी हुई होगी वो आपको नजर आएगी। उसको हम मैकुलर स्पेयरिंग बोलते हैं कि जी मैकुला का जो फाइबर है ना वो सेंटर में चीज़ देखने के काबिल है, या आपको इंडेंटेशन से नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेंट चल रहा था उस क्वाड्रेंट का भी एक पोर्शन बहरहाल आप देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो साथ साथ सेंटर के चीज़ें चल रही होंगी वो आपको नजर आ रही होंगी। वो आपको बताएगा कि प्रॉब्लम आपका जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर नहीं पड़ा हुआ, प्रॉब्लम आपका जो है विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर मैकुलर स्पेयरिंग के साथ कोई मामला जो है वो तय हो रहा हो तो फिर उस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर हम कहते हैं कि जी जो प्रॉब्लम है वो रेडिएशन। तो ये रेडिएशन और कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर जो लीजन्स होते हैं जी उन लीजन्स को जो है वो डिटेक्ट करता है। तो ये एक विजुअल पाथवे का ना एक बहुत सिंपल सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम ऑलरेडी जो है वो गो थ्रू कर चुके हैं। अब जी सवाल ये है कि ऑलमाइटी ने जो है वो इतना पेन क्यों लिया, फाइबर्स को इकट्ठे ही पहुंचाया जा सकता था। ये पहले फाइबर्स जो है ना ये आपने 100% को 50 किया है, 50 को 25% किया है, और फिर पीछे जब कॉर्टेक्स पर पहुंचे हैं तो फिर ये दोनों साइड्स के फाइबर वंस अगेन थ्रू म्यूचुअल कनेक्शन जो है या म्यूचुअल सिनाप्सिस या इंटर सिनाप्सिस आपके जो है वो कंबाइन टुगेदर हो गए हैं। तो इतनी पेन लेने की क्या ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स जाहिर है कि जी हम मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम मास्टर क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो आपने जो फील्ड ऑफ विजन है उसको जो है वो इन्हांस कर लिया। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जो है ना वो ऊपर नीचे करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका जो सरफेस एरिया है दोनों हाथों का, अब दोनों हाथों की उंगलियों के ओवरलैप करने की वजह से ये दोनों हाथों की उंगलियों से बड़ा है। तो एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि आपने जो फील्ड ऑफ विजन है उस फील्ड ऑफ विजन को ब्रॉड कर लिया है। दूसरा ये कि जिस वक्त आपका ये डिवाइड होकर फाइबर पहुंचा है और फिर पीछे जाके आपने इन दोनों चीज़ों को, दोनों साइड के इमेजेस को, दोनों आइज़ की इमेजेस को कंबाइन टुगेदर किया है, तो ये इसने आपको एक 180 डिग्रीज की यूनिफॉर्म फील्ड दे दी है जिसमें आप
यूनिफॉर्मली दोनों आंखों से देख सकते हैं। वरना फिर ऐसा होता, अगर ये अलग अलग से जा रहा होता तो आप एक आंख से एक साइड को देख सकते और दूसरी आंख को उसके साथ कोरिलेट ना कर सकते, एंड वाइस वर्सा। और दूसरा ये कि वो रिफ्लेक्सेस जो कि दोनों ही आंखों के काम करने के अंदर जो है वो एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका लाइट रिफ्लेक्स है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे आपका अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, या फिर आपकी जो नेक राइटनिंग रिफ्लेक्सेस होती हैं जिसमें आप आंखों को मूव करते हैं टुवर्ड सोर्स ऑफ नॉइज या सोर्स ऑफ ऑडिशन, या आपकी सराउंडिंग में कुछ डिस्टर्बेंस हो तो उसके अंदर आप जो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं उसमें दोनों आंखों की बिकॉज की कंबाइंड मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। तो उन मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए आपने जो है वो इन सारे के सारे फाइबर्स को तोड़कर और पीछे कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर जाकर इसको जो है वो कंबाइन किया है, ताकि एक तो फील्ड ऑफ विजन जो है इसको ब्रॉड किया जा सके, यूनिफॉर्म किया जा सके, और जो दोनों आंखों से रिलेटेड आपके रिफ्लेक्सेस हैं जिसमें दोनों आंखों को एट द सेम टाइम काम करना है, वो उस रिफ्लेक्स को जो है वो करवाना जो है वो आपका जो है वो पॉसिबल रह जाए। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी, और इसमें समझाने वाली बात जो है वो कम है और याद रखने वाली बात जो है वो ज़्यादा है। जो समझाने वाली बात थी मैं ऑलरेडी विजुअल ट्रैक के ऊपर जो है वो समझा आया हूँ। एक पॉइंट शायद थोड़ा सा और आएगा कि पीछे आप फ्यूजन ऑफ इमेज जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको जो है वो ऐसे ही जो है ना वो आप प्लीज़ याद रख लें। जो ये वाली स्लाइड है जी, इसमें ना इसने तमाम की तमाम जो है ना वो ब्रांचेस दिखाई हैं, वो ब्रांचेस जो कि आपकी विजुअल ट्रैक्ट जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ मूव करते हुए दे रहा है। और फिर दूसरा ये कि इसके जो रिलेज हो रहे हैं वो रिलेज जो है वो आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर या फिर विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से लेयर्स में हो रहे हैं, और फिर कौन से लेयर की कौन सी इंपॉर्टेंस है, और कैसे पता चलता है कि जी बेसिकली आप क्या चीज़ देख रहे हो। हम ऑलरेडी पीछे जो है ना वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपके जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं जी वो दो तरह के हैं, ऑन है और एक आपका ऑफ है। जो ऑन वाला पड़ा हुआ था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी जिस वक्त लेट सपोज कि अगर हम डॉट्स की बात करते हैं तो अगर डार्क लाइट आपकी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो ऑन पड़ा हुआ है जी वो आपका बेसिकली जो है वो इनहिबिट है, बिकॉज के ग्लूटामेट जो है वो उसको नेगेटिव रिसेप्टर के जरिए इनहिबिट कर रहा है, और जो ऑफ पड़ा हुआ है वो आपका स्टिमुलेटेड है। अब इनसे वाबस्ता जो बाइपोलर है और उनसे वाबस्ता जो आपके गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, जाहिर है कि वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जो रिले कर रहे हैं और वो फिर डिफरेंट लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रिले कर रहे हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पता चल रहा है कि जी इस पर्टिकुलर सेल से अगर मेरे पास इनपुट आ रहा है और इस लेयर को जो है वो इनहिबिट स्टिमुलेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली अगर ऑफ सर्किट से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी सराउंडिंग में डार्क लाइट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर ऑन सर्किट से आ रहा है तो फिर मेरी सराउंडिंग के अंदर डार्क लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से कॉन्स के साथ सिनेरियो होगा, ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर कॉन्स से जो है वो आपका ब्राइट लाइट जो है वो मौजूद है और कॉन्स स्टिमुलेट हो रहा है तो फिर उस सिनेरियो के अंदर आपका जो ऑन वाला है वो काम कर रहा होगा और जो ऑफ वाला है वो काम नहीं कर रहा होगा। और अगर डार्क मौजूद थी तो जो कॉन्स के अंदर आपके ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स पड़े हुए थे जी वो काम कर रहे थे और ऑन वाले काम नहीं कर रहे थे, एंड वाइस वर्सा। तो ये डिविजन्स कैसे हो रही हैं उसको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। रेटिना से ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से फिर ऑप्टिक कियाज्म, और ऑप्टिक कियाज्म से फिर आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट से फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अभी जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ना जी, ये रिले पॉइंट है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, थैलेमस का पार्ट है, हम थैलेमस के साथ इसको कर गए हैं। और मैंने आपसे कहा था थैलेमस जो है ना वो आपका पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, कि उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है और वहां से रिसीव करने के बाद उसने उसको सॉर्ट आउट करना है कि मैंने किस चीज़ को कहाँ पर भेजना है। तो जितनी भी आपके बाकी एरियाज के साथ जो है वो ब्रांचेस अटैच हैं विजुअल ट्रैक्ट की, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि जी आपको सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो स्लीप वेक साइकिल के लिए लाइट की इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको सुप्राकियाज्मेटिक के साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर आपको किसी फ्रेंड ने आवाज़ दी है और आपने उसकी तरफ देखना है, अपनी विजुअल फील्ड को उस तरफ शिफ्ट करना है, तो आपको हेड एंड नेक की मूवमेंट की ज़रूरत है। हेड एंड नेक की मूवमेंट के लिए जो है आपके दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, दोनों ही मिड ब्रेन में पड़े हुए होते हैं। प्रीटेक्टल एरिया है, एक आपका सुपीरियर कॉलिकुलर एरिया है। ये दोनों ही आपके ऑडिटरी एरियाज़ के साथ ऊपर कनेक्टेड हैं, या ऑडिटरी ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड हैं नीचे से, और फिर ऊपर डालकर आपकी जो है मोटर कॉर्टेक्स के साथ और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज मिड ब्रेन में पड़े हुए हैं, जिसके साथ आपका जो है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल ट्रैक्ट की एक ब्रांच जो है वो दे रहा है, ताकि आप हेड एंड नेक की मूवमेंट परफॉर्म कर सकें टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ नॉइज या टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑडिशन। इसी तरह से आपकी जो ब्रांचेस हैं of the optic nerve lateral geniculate body से थ्रू प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ये आपके एडिंगर वेस्टफॉल से कनेक्टेड हैं। और एडिंगर वेस्टफॉल जो है जी
वो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है फॉर द ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ द आई, फिर वो लाइट रिफ्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो कॉलिकुलर एरिया है जी, वो कॉलिकुलर एरिया को ब्रांच जो है ना वो एक आप भेजते हैं विजुअल कॉर्टेक्स से। विजुअल कॉर्टेक्स जो है जी वो फिर उसको फिर आगे ऑक्यूलोमोटर का जो न्यूक्लियस है वो भी आपका यहीं मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा है, और कॉलिकुलर एरिया भी यहीं मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा है। एक साइड पे कॉलिकुलर एरिया आपकी ऑडिटरी जो है वो ट्रैक्ट उसको रिसीव कर रहा होता है, और दूसरी तरफ से विजुअल ट्रैक्ट आपका जो है वो आ रहा होता है। यहीं से फिर आपका जो कॉलिकुलर एरिया है जी वो फिर आपका ऑक्यूलोमोटर को प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई देता है, और जो फिर आपका ऑक्यूलोमोटर का फाइबर है वो आगे जाकर आपकी जो आई बॉल की मूवमेंट्स है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये मेजर ब्रांचेज हैं जो कि आपकी निकल रही हैं ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से जी एक सुप्राकियाज्मेटिक की तरफ जा रही है, सर्केडियन को कंट्रोल करेगी। सुपीरियर कॉलिकुलर एरिया की तरफ मिड ब्रेन में निकल रही है। ये सुपीरियर कॉलिकुलर एरिया जो है वो आपका जो रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं स्पेशली टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ नॉइज, क्योंकि ये ऑडिटरी के साथ भी कनेक्टेड है तो ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है, हेड एंड नेक की मूवमेंट्स करवाता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ नॉइज। इसी तरह से आपका जो ऑप्टिक नर्व है जी वो आपका एडिंगर वेस्टफॉल को जो है वो थ्रू लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो सप्लाई दे रहा है। जो एडिंगर वेस्टफॉल है जी फिर वो प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई उससे निकल रही है, आपकी जो है वो ऑटोनॉमिक सप्लाई टू द आई बॉल, वो लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। एक और तरह का फाइबर होता है जी विजुअल कॉर्टेक्स से उठ रहा है जी, कॉर्टिकोफ्यूगल, इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलता हुआ फाइबर बोलते हैं जी। ये जो कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर उठ रहा है जी ये फिर आपका इंफॉर्मेशन ट्रैक्ट से रिसीव करने के बाद फिर इंफॉर्मेशन आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड्स द प्रीटेक्टल एरिया जी। और जो प्रीटेक्टल एरिया वो मिड ब्रेन में कॉलिकुलर एरिया के साथ ही पड़ा हुआ है जी, वो फिर आगे ऑक्यूलोमोटर का जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसको सप्लाई देता है, और ऑक्यूलोमोटर का फिर न्यूक्लियस फिर आपके जो मसल्स हैं आई बॉल के उसको सप्लाई करता है, तो वो फिर आगे जाके आपकी ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो है उसको जो है वो पॉसिबल कराता है। तो दीज आर द मेजर कनेक्शन जो कि आपके ट्रैक्ट के जो है वो मौजूद हैं। अब इसको हम एक वन बाय वन देख लेते हैं जी। सुप्राकियाज्मेटिक मैंने कहा से ऑलरेडी कहा कि लैटरल जेनिकुलेट से उठ रहा है। सुप्राकियाज्मेटिक की तरफ निकलने वाली जो ब्रांच है वो लैटरल जेनिकुलेट से उठती है और फिर इसको सप्लाई करती है, बताती है कि आपकी सराउंडिंग में कितनी एक लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये बेसिकली आपका जो है वो स्लीप वेक साइकिल जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। रात में अगर आपकी सराउंडिंग के अंदर जी ब्राइट लाइट मौजूद है, आप फ़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं, तो जो डार्क ने आपका इफेक्ट देना था सुप्राकियाज्मेटिक वो पॉसिबल नहीं रहा, और जब पॉसिबल नहीं है तो सुप्राकियाज्मेटिक मेलेटोनिन के साथ मिलकर आपके स्लीप साइकिल को कवर नहीं कर सकता, आप सो नहीं सकते। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जी अगर आपने रात में उठकर ब्राइट सोते हुए आपकी लाइट्स बंद हैं और आपने सडनली जो है अपने मोबाइल को खोल लिया है, तो ये आपको इतना एक अवेकनिंग जो है ना वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है जितना आप अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 8 जो मग्स होते हैं कॉफ़ी उससे लेकर आप अचीव करते हैं, या फिर आप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 mg का जो है वो 500 ग्राम्स का जो है वो बोलस ग्लूकोज का अपनी बॉडी को प्रोवाइड करें, और आपकी बॉडी को लगेगा कि एकदम से कोई सर्ज आ गया ग्लूकोज का। तो इतना एक्टिव आपका मेटाबॉलिज्म और इतना एक्टिव जो है वो आपका ब्रेन जो है वो हो जाता है। ये सर्केडियन रिदम को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी एक लाइट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और आपकी सराउंडिंग में कितनी ब्राइट लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहीं से लैटरल जेनिकुलेट से जी आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो पड़ा हुआ है विद इन द मिड ब्रेन, उसकी तरफ ना ये प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई जो है वो दे रहा है। और जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है जी ये फिर आगे कनेक्टेड है आपकी हेड एंड नेक की जो है वो सप्लाई के साथ की मूवमेंट्स के साथ, जो रैपिड आप मूवमेंट्स जो हैं वो करते हैं। फॉर एग्जांपल सडनली आपके फ्रेंड ने आपको आवाज़ दी है, पीछे से आवाज़ दी है और आपने पीछे मुड़कर देखना है, तो ये सडनली आपकी जो आई बॉल है उस तरफ जो फ्लिप किया है उसने, ये रैपिड डायरेक्शनल मूवमेंट ये पॉसिबल हुआ है थ्रू प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो है जी वो मैंने अभी आपसे कहा कि ब्रांच ले रहा है लैटरल जेनिकुलेट से भी, और इसकी तरफ एक ब्रांच आ रही है कॉर्टिकोफ्यूगल आपके
ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से भी, जहाँ पर आपका विजुअल सिस्टम जाकर ख़त्म हो रहा है, उससे भी एक ब्रांच है वो इसके पास आ रही है। यहीं से ये फिर प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई देता है आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व को, मोटर सप्लाई। याद रखिएगा कि ऑक्यूलोमोटर को दो तरह की सप्लाई है, ऑटोनॉमिक सप्लाई है जो कि पिपल विद डायमीटर को देख रही है, अकोमोडेशन को देखती है, और जो दूसरा है आपका वो सप्लाई है जो मोटर सप्लाई है, जो कि आपकी आईबॉल की मूवमेंट्स कराती है। तो यहाँ पर प्रीटेक्टल की तरफ जो आप फाइबर दे रहे हैं थ्रू लैटरल जेनिकुलेट बॉडी भी और थ्रू आप विजुअल कॉर्टेक्स भी, ये बेसिकली प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई दे रहा है ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस को, वो पार्ट जो कि मोटर के साथ एसोसिएटेड है। तो वो मोटर जो है वो फिर आगे जाके ऑक्यूलर मसल्स को इनर्वेट कर रहा है। तो यही एरियाज, बिकॉज के आपके ऑडिटरी सप्लाई के साथ जब आप ऑडिटरी ट्रैक पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों न्यूक्लियस आएंगे, प्रीटेक्टल भी आएगा और सुपीरियर कॉलिकुलस भी आएगा, ये दोनों रिले पॉइंट्स हैं ऑडिटरी ट्रैक्ट के, और फिर ये आगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ भी कनेक्टेड हैं ऊपर जाके, जाहिर ऑडिटरी ट्रैक्ट में ऑडिटरी कॉर्टेक्स में खत्म होना है जाके, बिकॉज के यहाँ पर विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन कंबाइन टुगेदर हो गई है, और बिकॉज के यहीं पर आपके हेड एंड नेक के जो मूवमेंट के एरियाज पड़े हुए होते हैं, स्पेसिफिकली आपका नीचे से जो कनेक्शन है रेड न्यूक्लियस के थ्रू वेस्टिबुलर के साथ, और कॉर्टिकस आपका ये मेडलरी और जो पॉन्टन आपके ग्रेविटेशनल है उनके साथ जो कनेक्शन आपके बन रहे हैं, जो सेरिबेलम के साथ बन रहे हैं, वो आपके मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस के थ्रू बन रहे हैं। तो इसने इसी प्रीटेक्टल एरिया ने जो है वो इन्फॉर्मेशन जी एक तो प्रोवाइड की आपके ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस को जो प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई जा रही है, और फिर उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा जो कि मोटर फाइबर होगा और ऑक्यूलोमोटर को जाकर जो है वो करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जिस तरफ से आवाज आई है आपकी आंख जो है वो उस तरफ जो है मूव करेगी थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, और यही फिर आपके रेड न्यूक्लियस के साथ आगे कनेक्टेड है। और रेड न्यूक्लियस में पता है कि जी आपका कॉर्टिको स्पाइनल के साथ कनेक्टेड है, उसके फिर फर्दर कॉर्टिको कॉर्टिकल लूप्स हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम के साथ भी कनेक्टेड है, वेस्टिबुलर के साथ भी कनेक्टेड है। तो वो फिर जिस तरफ आप मूव कर रहे होंगे तो आपकी बाकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ताकि आपका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से आप जो है वो एक साइड के ऊपर या दूसरी साइड के ऊपर जो है वो स्वे आउट ना करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपकी जो राइटनिंग रिफ्लेक्सेस हैं जी उसके लिए, उसके साथ जो है वो काम कर रहा है बेसिकली। तो सुप्राक्याज्मेटिक जी सर्केडियन के साथ था, प्रीटेक्टल जो है वो आपकी हेड एंड नेक के रिफ्लेक्सेस करवा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ नॉइज, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ कॉलिंग व्हाटएवर इट इज, और इसकी प्री गैंग्लियोनिक यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई इसकी तरफ आएगी ऑप्टिक नर्व और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से, और फिर वहां से निकलने वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई देगा ऑक्यूलोमोटर के मोटर स्टेम को, और वहां से निकलने वाला जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है जी वो फिर आगे मोटर आपकी सप्लाई देगा ऑक्यूलोमोटर जो आपका नर्व है उसको, और फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व ने आगे जाके ऑक्यूलर मसल्स को इनर्वेट करना है। तो ये बेसिकली हेड एंड नेक के साथ साथ जो ऑडिटरी आपका इनपुट होता है उसको मिलाते हुए आपकी आई बॉल्स की मूवमेंट कराता है विद इन द विजुअल फील्ड। सुपीरियर कॉलिकुलस वंस अगेन मिड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, ये भी ऑडिटरी ट्रैक्ट का जो है वो बीच में इंटरमीडियरी है, और इसकी जो आप की जो कॉलिकुलर सप्लाई है वंस अगेन दो तरह से है, लैटरल जेनिकुलेट से भी आ रही है जी, और ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से भी जो है वो ले रहा है। ये जो कॉलिकुलर सिस्टम है जी ये प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई दे रहा है एडिंगर वेस्टफॉल को, और एडिंगर वेस्टफॉल वंस अगेन मिड ब्रेन में पड़ा हुआ जी, वो एडिंगर वेस्टफॉल जो है दोनों ही साइड के, यानी अगर लेफ्ट से आपका ऑप्टिक नर्व उठ रहा है या लेफ्ट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से आपका ब्रांच आ रहा है तो दोनों ही साइड के ऊपर सिनाप्स जो है वो कर रहा है, और फिर वहां से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकल रहा है जी वो फिर आपकी ऑटोनॉमिक प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई हो गई है फॉर द आई बॉल जिसे आप सिलियरी बोलते हैं, और फिर वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक सिलियरी नर्व निकलेगी सिलियरी गैंग्लियन से, और फिर आपके जाकर जो है वो इनरवेट करेगी आई बॉल को, स्पेशली द प्यूपिलरी आपका जो डायफ्राम है उसको। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं जी ये आपकी कंबाइन टुगेदर हो गई हैं, और ये बेसिकली प्राइमरीली लाइट रिफ्लेक्स को भी करेगा, और आपका जो अकोमोडेशन है उसको भी जो है वो सप्लाई जो है वो देगा। प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई लैटरल जेनिकुलेट से ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से टुवर्ड्स द एडिंगर वेस्टफॉल, दोनों साइड का एडिंगर वेस्टफॉल, और एडिंगर वेस्टफॉल से फिर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक सप्लाई है सिलियरी गैंग्लियन की, और उससे निकलने वाला जो फाइबर है वो अल्टीमेटली आपकी सप्लाई है टुवर्ड्स द सिलियरी गैंग्लियन। तो दिस इज हाउ कि जिस वक्त लाइट एंटर होती है और लैटरल जेनिकुलेट से और कॉर्टेक्स
होगा पहुंचेगी तो वो मीटर दोनों साइड पर एडजस्ट रहेगा। ये दोनों साइड का सप्लाई का मकसद ये हुआ कि दोनों साइड फॉर द सेम टाइम स्टिमुलेट हो रहा है जी, और दोनों साइड का स्टिमुलेट हो रहा है तो दोनों साइड की प्री गैंग्लियोनिक सिलियरी स्टिमुलेट हो रही हैं, दोनों साइड का सिलियरी गैंग्लियन स्टिमुलेट हो रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्यूपिल डायमीटर के अंदर जो चेंज आता है वो दोनों साइड पर आता है। इसको आप इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं जी, कि एक लाइट में एक आई बॉल में आपका जो है वो लाइट पड़ा है, लेकिन उसने जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों ही साइड पर कराई है, बिकॉज के जो आपका प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई जा रहा था एडिंगर वेस्टफॉल को वो दोनों वो एक साइड का दोनों ही तरफ जा रहा था। लाइट जो लेफ्ट का था उसका लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर जा रहा था, और जो राइट है उसका भी दोनों साइड पर जा रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर एक भी लाइट में जो है आंख में आपकी लाइट पड़ रही है तो कंस्ट्रक्शन दोनों ही साइड के ऊपर होती है, ये आपका पाथवे बन जाता है फॉर द इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। लैटरल जेनिकुलेट जो है जी उसकी अंदर जो आपका बिकॉज के थैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, और थैलेमस जो है वो आपका वंस अगेन लिम्बिक के साथ बहुत सारे लिम्बिक न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। इंटरनली हमने पल्विनार में कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट टुगेदर हो रही है, वो आगे फिर लिम्बिक को इनपुट दे रही है। तो जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ना जी, ये आपकी बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स ऑफ द आई बॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप शर्मिंदा हैं, आपकी नज़र नहीं उठ रही टुवर्ड्स द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, यू आर विद समवन, आपकी नज़र नहीं हट रही फ्रॉम द पर्सन यू आर इन लव विद, एंड यू आर कॉन्टिन्यूअली you are hyperactive in one way or another way, so you keep on staring that particular person no matter ke whether it is considered civil or non civil, तो चाहे आप रूडी क्यों नहीं हो रहे, आप स्टेयर कर रहे हैं, घूरते चले जा रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर के साथ आपकी एसोसिएशंस है ना जी, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो थैलेमस के इंटरनल कनेक्शंस बना रहा होता है उसके साथ पॉसिबल होता है। अब ये कि फाइबर्स आते कैसे हैं हमें ऑलरेडी पता है जी, कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है उसके अंदर अरेंजमेंट वही है जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। रिले पॉइंट में 6 आपके लेयर्स पड़े हुए हैं, और 6 लेयर्स में हर लेयर के अंदर डिफरेंट तरह से जगह से उठने वाला फाइबर आ रहा है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जी हमारे पास 3 तरह के मेजर गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, WX एंड Y, एक कॉन्स के साथ एसोसिएटेड है, एक रैपिड मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, एक डार्क या रॉड सिस्टम के साथ आपका एसोसिएटेड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो और दूसरा ये कि भी हम विजुअल ट्रैक में देखा है कि जी आपका जो टेम्पोरल और नेजल डिवीजन है वो ऑप्टिक के आर्म से पीछे पीछे के आपकी जो है वो तकसीम होती है। सेम साइड का टेम्पोरल और ऑपोजिट साइड का जो है वो आपका नेजल तो इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल का भी फर्क है। तो ये इसकी रिसेप्शन कैसे है जी, सेम साइड का जो टेम्पोरल फाइबर आ रहा है ना जी, वो लेयर 2, 3 और 5 के अंदर जो है वो अपने आप को रिले करता है, और जो नेजल फाइबर आ रहा है वो लेयर 1, 4 और 6 के अंदर जो है वो अपने आप को रिले करता है। दैट मीन्स कि आपने लेयर सेपरेट कर दी है। आपको पता है कि 2, 3 और 5 के अंदर सेम साइड का आ रहा है, और उधर से 1, 4 और 6 के अंदर आ रहा है। अब यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सेम साइड की और अपोजिट साइड की ऐसे ही चल रही है, और ये आपका जो है कॉर्टेक्स तक किसी तरह से रिले होगा। अब जब ये पीछे कॉर्टेक्स में पहुंचेगा तो हम आपका जो लेयर 2, 3 और 5 के अंदर फाइबर आ रहा था और इसका जो ऑपोजिट फाइबर चल रहा था वो लेयर 1, 4 और 6 में चल रहा था, तो ये जब ऊपर नीचे जाकर पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में होंगे कि सेम साइड से अगर मैं बात करूं तो लेयर 2 में फाइबर पहुंचा है आपका, और लेयर 3 के अंदर पहुंचा है और लेयर 5 के अंदर पहुंचा है। तो ये सेम साइड का टेम्पोरल जो है वो आपका चल रहा था, लेकिन इसका जो नेजल है वो ऑपोजिट साइड पर चला गया। तो उसने ऑपोजिट साइड में लेयर 1, 4 और 6 के अंदर जाकर कम्युनिकेट किया। अब ये आप देखें तो ये सारी कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हो गए हैं। दैट मीन्स कि जो 2 था उसका जो करस्पॉन्डिंग 1 के साथ फाइबर चल रहा था वो ऑपोजिट साइड के ऊपर जाकर उसने कम्युनिकेट किया है। अब 1 ने ऑपोजिट साइड से जो लेयर 1 में उधर जाकर कम्युनिकेट हुआ है उसने एक कनेक्टिंग फाइबर भेजा है लेयर 2 की तरफ। तो यहाँ से जो टेम्पोरल आपकी विजन पड़ी हुई थी वो उधर के नेजल के साथ कंबाइन टुगेदर हो गई है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने दोनों ही साइड का जो टेम्पोरल और नेजल पड़ा हुआ था जो आधा आधा और फिर क्वाड्रेंट में तकसीम होकर आ रहा था, अब उसको पीछे जाकर कंबाइन टुगेदर कर लिया है थ्रू कम्युनिकेटिंग फाइबर्स। तो सेम साइड का बिकॉज के लेयर 2, 3 और 5 में था, और इसी ये टेम्पोरल विजन हम लेकर आए हैं
और ऑपोजिट जो आपका जो नेजल था, जो कि टेम्परल विजन चल रही थी, वो बिकस के ऑपोजिट साइड के ऊपर जाकर जो है वो लेयर 1, 4 और 6 में कम्युनिकेट हो गई है। तो उन्होंने आपस में अब कम्युनिकेटिंग फाइबर्स करके एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर लिया और विजन कंप्लीट हो गई है। इस आई बॉल की भी विजन कंप्लीट हो गई क्योंकि उसने ऑपोजिट साइड के लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन कर लिया, और इधर भी बिकस के उसने ऑपोजिट लेयर्स के अंदर बिकस के चल रहे थे, तो ये इसको ऊपर नीचे ट्रांसमिट करके और जो है ना कंबाइन करना आसान काम था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने दोनों ही विजुअल फील्ड्स को कंबाइन टुगेदर करके एक ब्रॉड जो है वो इमेज जो है वो निकाल लिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दोनों ही आई बॉल अलग अलग से इंटरप्रेट नहीं कर रही होती हैं, आपकी आई बॉल एज अ सिंगल यूनिफाइड इमेज दोनों ही तरह का जो है बनाती है। दिस इज द मास्टरी ऑफ द ऑलमाइटी कि आपने जो डिवीजन उठाई है वो उठाई ही ऐसे है, और उसका कम्युनिकेशन ही आपने इस तरीके से खूबसूरत तरीके से किया है कि दोनों चीजें कंबाइन टुगेदर एट द कॉर्टेक्स के लेवल के ऊपर हो गई हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से आपका जो फाइबर उठ रहा है में जो फाइबर कम्युनिकेट हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है। जो सेम साइड का फाइबर है, टेम्परल फाइबर है या नेजल फील्ड ऑफ विजन लेकर आ रहे हो, तो उसका जो कम्युनिकेशन जी हो रहा है वो लेयर 2, 3 और 4 में हो रहा है। इसी तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेयर 2, 3 और 4 में जाकर कम्युनिकेट करेगा। जबकि इसका जो नेजल था वो ऑपोजिट साइड के ऊपर चला गया था, तो ऑपोजिट साइड में उसने लेयर 1, 4 और 6 में जाकर कम्युनिकेट किया है। अब 1 ने 2 के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि इधर का नेजल और इधर का टेम्परल जो है वो कंबाइन टुगेदर हो जाए, और इसी तरह से 4 ने 3 के साथ करना है और 5 ने 6 के साथ करना है, ताकि तमाम के तमाम जो आपके गैंग्लियोनिक सेल्स WXY आ रहे हैं और वो जिस भी एरिया से आपकी विजन लेकर आ रहे हैं, टेम्परल थी या नेजल थी, उसको जो है वो कंबाइन टुगेदर किया जा सके। तो आपका 2 का जो करस्पॉन्डिंग था जी वो 1 था, तो 1 ने फाइबर भेजा 2 को और ये ऊपर नीचे आकर एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन के जरिए कंबाइन हो गए। तो इधर का नेजल और इधर की टेम्परल कंबाइन टुगेदर हो गई है और एक ब्रॉडर 180 डिग्रीज का आपने विजन जो है वो अचीव कर लिया है। दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ बोथ थाइज एट द लेवल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि ये लेयर जो है वो किस तरह से कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नो और पार्वो की बात करूं तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैग्नो जो है वो बड़े फील्ड को देखता है लेकिन क्रूड है, और जो पार्वो से एसोसिएटेड है छोटी को देखता है, कम कनेक्शन एंड ऑड्स एंड कॉन्स के साथ लेकिन प्रिसाइज है। तो जो आपका मैग्नो से रिलेटेड है जो लेयर 1 एंड 2 में पड़ा होता है, और जो लेयर 3 एंड 6 है जो वो पार्वो के साथ एसोसिएटेड है। लेयर 1 एंड 2 के अंदर बाय गैंग्लियोनिक सेल्स पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पता है कि नाइट विजन के साथ एसोसिएटेड है, और लेयर 3 और 6 के अंदर आपके एक्स गैंग्लियोनिक सेल्स पड़े हुए हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि रॉड्स के साथ एसोसिएटेड है। ये हमें बताता है, ये डिवीजन जब आपकी रॉड्स एंड कॉन्स की जाकर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी तो उसको स्टिमुलेट कुछ इस तरीके से करेगी कि अगर लेयर 1 एंड 2 जो है वो आपका स्टिमुलेट हो रहा है तो वो लैटरल इनिबिशन के जरिए 3 और 6 को इनिबिट कर देगा। तो आपकी ब्रेन को के सिर्फ वो एरियाज जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि आपकी ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को देखने के काबिल होते हैं। इसको आप कलर ब्लॉब्स के अरेंजमेंट कहते हैं कि जी डिफरेंट बिकॉज के आपके कलर जो वेवलेंथ है उसके साथ एसोसिएटेड जो आपके 6 लेयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वर्टिकली जो आपने कॉलम्स अटैच किए हुए हैं जिसके साथ ये सेल्स कनेक्टेड हैं थ्रू लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो जब वो यहाँ पर जाकर कम्युनिकेट किया है मैग्नोसेलुलर पोर्शन ने लेयर 1 एंड 2 के अंदर, तो उसने लेयर 3 एंड 6 को इनहिबिट कर दिया है, और लेयर 3 एंड 6 इनहिबिट हो गया है लैटरल इनहिबिशन के जरिए, तो 1 एंड 2 मैक्सिमली स्टिमुलेटेड है। उससे कनेक्टेड जो आपका सिस्टम पड़ा हुआ है ऑन सिस्टम वो भी रॉड से मैक्सिमली स्टिमुलेटेड है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सराउंडिंग के अंदर डार्क लाइट या डिम लाइट एग्जिस्ट करती है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिस वक्त लेयर 3 और 6 स्टिमुलेट हो जाएगा तो 1 एंड 2 को जो है वो इनहिबिट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो कौन से रिलेटेड कलर सिस्टम पड़ा हुआ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो बताएगा कि जी कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब कलर कौन सा है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ को आपने मैक्सिमली जो है वो ट्रांसमिट किया है। 3 तरह के कॉन्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब डिपेंड करता है कि वेवलेंथ ने कौन से कॉन को, कौन से फोटोपिगमेंट को कितनी क्वांटिटी में स्टिमुलेट किया है, उससे फिर आप कलर की डिफ्रेंसिएशन जो है वो करते हैं। तो कलर डिफ्रेंसिएशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो हो जाता है जी। आई होप दैट दिस वन इज क्लियर नाउ। अच्छा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है। प्राइमरी विजुअल जो कॉर्टेक्स है जी उसको हम V1 बोलते हैं, और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है जी उसको हम
V2 एरिया बोलते हैं। तो ये जो V1 आपका एरिया 4 के जाकर होता है, यहाँ भी जिससे कम्युनिकेशन वो लेयर 4 के सब डिवीजन अल्फा के अंदर जाकर होता है, और उसमें कौन से एसोसिएटेड सबसे आपकी प्रिसाइज विजन पड़ी हुई होती है वो आकर आपकी जो है वो एसोसिएट होती है, और जो आपका गैंग्लियन सेल है वो एक्स आकर जो है उसमें कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह से जो आपका वाई सेल है जी, ये लेयर 4A के अंदर और 4CB के अंदर आपका जो है वो जाकर कम्युनिकेट कर रहा है, कलर विजन के साथ आपका एसोसिएटेड है। 4 में एंटर होते हैं और जो 1, 2 और 3 की तरफ ये फर्दर डिवीजन जाती हैं, ये हम ऑलरेडी जो है पीछे गुफ्तगू कर चुके हैं। और जो लेयर 4 और 6 है, इससे फिर फाइबर्स निकलते हैं। ये वो फाइबर्स हैं जिनकी अभी मैं पीछे गुफ्तगू कर रहा था कि इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंसेस को जाना है। ये एडिंगर वेस्टफॉल की तरफ में निकलेगा, ये आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ भी निकलेगा, सुपीरियर कॉलिकुलर एरिया की तरफ भी निकलेगा, आपके यहीं से प्री गैंग्लियनिक सप्लाई उठेगी, आपकी ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ द आई बॉल की भी, आपकी मोटर सप्लाई ऑफ द आई बॉल की भी। तो ये जो 5 और 6 से उठने वाला फाइबर है, ये 4 में जो कम्युनिकेट हुआ है उसने फिर आगे 1, 2, 3 में कम्युनिकेट किया है, उसने फिर आगे जाकर जो फाइबर उठाया है जिसने आगे जाके कंट्रोल करना है आपके रिफ्लेक्सेस को, आपके पिपल डायमीटर को, आपकी आई बॉल की और हेड एंड नेक के रिफ्लेक्सेस को, उससे उठने वाले जो फाइबर हैं जी वो यहाँ से जो है वो आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं। कलर ब्लॉक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ जी कि जो आपके डिफरेंट गैंग्लियन सेल्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और फिर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से उठने वाले फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो उसमें वर्टिकल कॉलम के अंदर तमाम के तमाम जो 6 लेयर्स हैं उसके सेल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो 6 लेयर्स के अंदर आपके सेल्स होंगे जो कि ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को देख रहे हैं, तो वो आपस में थ्रू इंटर कम्युनिकेशन कनेक्टेड है। बिकॉज ये वर्टिकली ब्लू ग्रीन को डिटेक्ट करने वाला एक कॉलम बन जाता है, तो उसको आप बेसिकली कलर ब्लॉक बोलते हैं। इसी तरह से रेड को डिटेक्ट करने वाला एक कॉलम बन जाएगा जिसको आप रेड कॉलम बोलेंगे। तो ये बिकॉज के एक स्पेसिफिक ब्लॉब को या स्पेसिफिक शेड ऑफ आपके कलर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो फिजियोलॉजिकली हम इसको कलर ब्लॉब्स जो हैं वो बोलते हैं। और ये आपका कलर विजन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यूनाइसन कैसे करते हैं कि लेयर 2, 3 और 5 के अंदर, फिर 1, 4 और 6 के अंदर आपके डिफरेंट सेल्स इप्सिलैटरल जो है वो आपका कम्युनिकेट कर रहा है। जब भी हम लोगों ने पढ़ा जो इप्सिलैटरल है वो सेम साइड का जो टेम्परल आ रहा था 2, 3 और 5 में था, और ऑपोजिट साइड का जो नेजल वहां से कंबाइन होकर आ रहा था 1, 4 और 6 में था। इसी तरह से इसने कॉर्टेक्स में जाकर कम्युनिकेट किया है। अब सेम साइड का जो टेम्परल फाइबर था जो कि सेम साइड की नेजल विजन लेकर आया है, उसने 2, 3 और 5 में किया, लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग नेजल था ऑपोजिट साइड पर, ऑपोजिट कॉर्टेक्स में जाकर उसने लेयर 1, 4 एंड 6 के अंदर जो है कम्युनिकेट किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज के ऊपर नीचे जो है वो कम्युनिकेट हो रहे हैं, ये आपस में इंटर कम्युनिकेटिंग फाइबर्स देकर जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इधर का नेजल इधर के टेम्परल के साथ और उधर का टेम्परल इधर के नेजल के साथ कंबाइन टुगेदर होकर दोनों आंखों के विजन को कंबाइन टुगेदर करके एक यूनिफाइड सिंगल 180 डिग्रीज का आपको जो है वो विजन प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो विजुअल फील्ड है जी वो ब्रॉड हो गया है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इसके साथ अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है जो आखिरी है जी, कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर जी। ये जो कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर है जी रेट्रोस्पेक्टिव है, कॉर्टेक्स से उठ रहा है और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ जा रहा है। हमने अभी बात की कि जो आपके कलर से रिलेटेड जो आपके गैंग्लियन सेल्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं और कलर ब्लॉब्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लू ग्रीन स्टिमुलेट हो रहा है तो उससे उठने वाला जो लैटरल इनहिबिटरी फाइबर होगा वो रेड वाली को, ग्रीन वाली को, येलो वाली को इनहिबिट कर रहा होगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन, उस इनहिबिशन का सिग्नल भेजने के लिए फिर आप जो है वो अल्टीमेटली एक और नेगेटिव या इनहिबिटरी सिग्नल भेजते हैं टुवर्ड्स द जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ताकि उसमें जो आपके लेयर्स पड़े हुए हैं जो कि आपके रेड को या ऑरेंज को या फिर आपके जो है वो येलो को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको फर्दर इनहिबिट किया जा सके, ताकि अगर वहां से रेटिना पे पड़ने वाली जो लाइट है वो किसी हद तक आपकी रेड, ब्लू या ग्रीन कॉन्स को स्टिमुलेट कर भी रही है तो उसको कंप्लीट ब्लॉकेज दिया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप कंट्रास्ट जो है ना उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो कॉर्टिकोफ्यूगल उठेगा, लेट सपोज कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर हमने कहा कि आप छांव में बैठे हुए हैं और कुछ फासले से आपकी ब्राइट लाइट जो है वो शुरू हो रही है। जब तक आपकी रेटिना उस एरिया के साथ
एसोसिएटेड है जिसमें आपकी छांव मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि ये डिम लाइट है, ठीक है। तो डिम लाइट को अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आपका जो रेटिना है ना वो मैक्सिमली जो डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, जो रॉड्स वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, स्पेसिफिक सेक्शन उस आपका जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो स्टिमुलेट हो रहा है, उसने स्पेसिफिक कलर ब्लॉक को आगे जाकर जो है वो स्टिमुलेट किया है, उस कलर ब्लॉक ने साथ वाले को जो है वो इनहिबिटरी इनपुट देना शुरू कर दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो इनहिबिटरी इनपुट फिर कॉर्टिकोफाइबर के जरिए कॉर्टिकोफ्यूगल के जरिए वापस लैटरल जेनिकुलेट में गया कि अगर ब्लू ग्रीन लाइट साथ वाली कॉन्स को किसी हद तक स्टिमुलेट कर रही थी और वहां से सिग्नल आ भी रहा था तो उसको इनहिबिट कर दिया जाए, ताकि आप बहुत प्रिसाइजली डिफरेंशिएट कर सकें कि कहां पर ब्लू ग्रीन वेवलेंथ खत्म हो गई है, यानी कि कहां साया खत्म हो गया और कहां से ब्राइट लाइट जो है आपकी शुरू हो गई है। तो ये जो इनहिबिटरी आप देते हैं ये आपके कंट्रास्ट को फर्दर जो है वो डीपन और रिफाइन कर देता है, इसका काम ये है। गो के जो कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर है, कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर आपका मिड ब्रेन की तरफ में निकल रहा है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ में निकल रहा है, और ये आपकी ऑडिटरी और जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उसको रिफाइन करने का काम देता है। लेकिन बेसिकली इसका जो मकसद होता है वो बहुत हद तक आपकी जो है वो कंट्रास्ट और कलर्स की डिफ्रेंसिएशन की रिफाइनमेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। रेटिकुलर न्यूक्लियाई जी, जिस वक्त आप स्लीप का कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, मुझे नहीं पता कि वो किसके पास है, आई हैव मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया है कि ये टॉपिक आपका किसके पास है, वो आपको बताएगा या उसमें आप जाकर आगे पढ़ेंगे कि जो रेटिकुलर सिस्टम है हम ऑलरेडी जो है स्लीप उसके साथ सेंसरी सिस्टम के साथ देखा है कि सेंसरी सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है, और अगर ये किसी वजह से इनहिबिट हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली ब्रेन का एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो सकता और फिर आप स्लीप की तरफ जाते हैं। हमने एनाल्जेसिक्स के साथ ये बात पढ़ी थी। अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जी आपका है ना वो एक्टिवेट हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, वन रीजन और अनदर रीजन, स्लीप की फिजियोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आपका जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है ना उसके वो पोर्शन जो कि ब्राइट लाइट के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं ना, उनको जो है वो इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव सिग्नल्स देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपने नोट किया होगा कि जिस वक्त आपको बहुत शिद्दत की नींद आई हुई है ना तो आपको लाइट अच्छी नहीं लग रही है, तो यू वांट द लाइट्स टू बी शट ऑफ, बिकॉज के जो आपके वो एरियाज हैं जिन्होंने ब्राइट लाइट को कम्युनिकेट करना है वो दूसरी साइड से इनहिबिट हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज के उसको आगे कम्युनिकेट नहीं किया जा पा रहा और ब्रेन आपका उससे रिलेटेड एक्टिव नहीं हो रहा और ब्राइट लाइट से एसोसिएटेड रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, आपके प्यूपिल डायमीटर को एडजस्ट नहीं किया आप नहीं कर सक रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको ब्राइट लाइट जो है ना उसको बुरी लगती है। जिस वक्त रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका एक्टिवेट है, वो एक्टिवेट है तो उसने लैटरल जेनिकुलेट को इनहिबिट कर दिया है, कुछ स्पेसिफिक एरिया जो कि ब्राइट लाइट के साथ एसोसिएटेड है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब उसका कम्युनिकेशन नहीं है तो पिपिलरी डायमीटर आपको एडजस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज के उसी फाइबर ने बैकवर्ड डायरेक्शन में आके प्रीटेक्टल को भी सप्लाई देना है, कलेक्युलर को भी सप्लाई देना है, और फिर उसने आपके डायमीटर को ऑक्यूलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो ब्राइट लाइट आपको अच्छी नहीं लग रही होती, यू आर नॉट एबल टू, आपको चुभ रही होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपका जो ब्राइट लाइट में नींद कोई बहुत अच्छा नहीं होता, आप चाहते हैं कि जी लाइट बंद हो जाए और फिर जो है वो आप सो सकते हो। ये तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हो गई। जो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स है जी वो आपके एरिया V1 के अराउंड पड़ी हुई होती है, और उसका काम जो है ना वो फर्दर डेप्थ प्रोवाइड करना होता है थ्रू दीज पर्टिकुलर कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स, कि आप जिस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हो, साउंड कैसा है, लाइट कैसी है, उसके माने क्या हैं, उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट डालना है, उसके साथ जो डीपर एलिमेंट्स आपके जो एसोसिएटेड होते हैं ना जी विजन के साथ, उनका काम जो है ना विजुअल एरिया 2 के साथ बन रहा होता है। मैं अब कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आप कि आई बॉल की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जी वो कैसे होती हैं। आपने नोट किया होगा कि आप 3 तरह की मेजर आई मूवमेंट्स हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक मूवमेंट होती है, मैंने भी आपसे कहा कि आप किसी को देख रहे हैं, घूरते चले जा रहे हैं और आपकी आई बॉल वहाँ पर फिक्स है। लेट्स सपोज कि जी वही पर्सन जिसको आप घूर रहे हैं वो मूव करना शुरू कर दे, तो आपकी आई बॉल उसको मूव करना शुरू कर देगी, उसको फॉलो करना शुरू कर देगी। इसको परसूट बोलते हैं जी। ये पॉसिबल कैसे है इसको भी हम देखते हैं। आपका जो आई बॉल है ना जी वो कॉन्टिन्यूअस ट्रेमर के अंदर होता है, उसको आप निस्टैग्मस बोलते हैं जी। कॉन्टिन्यूअस ट्रेमर में उसका फायदा ये होता है कि जब, और ये इनवॉलेंट्री है जी, और इतनी तेजी से हो रहा होता है कि आप इसको रजिस्टर नहीं कर पाते, उसको स्पेसिफिक तरीकों से जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है। तो इट इज कॉन्टिन्यूअली मूविंग जी, मुसलसल मूव कर रही है आपकी आई बॉल। पेंडुलर मूवमेंट इतनी तेज और रैपिड हो रही है कि आप उसको वॉलंटरली जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसको डिटेक्ट करने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं, कभी प्रैक्टिकल हुआ तो आप उसमें जाकर तरीके जो है उसको पढ़ेंगे।
उसका मकसद ये होता है कि आपकी आई बॉल अगर विजुअल फील्ड में मुस्तकिल घूम रही है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ सबसे प्रोमिनेंट है, जो सबसे ब्राइट है, या जिसे आप सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूस फोकस के अंदर रखा जाए। तो अगर उस कॉन्टिन्यूस ड्रिफ्ट के अंदर कोई चीज़ आपके फोकस में आ गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी आपकी आई बॉल वहाँ पर फिक्स हो जाएगी, और वहाँ पर फिक्स हो जाएगी तो उस वक्त तक आप उसको देखते रहेंगे जब तक आप उसको देखना चाहते हैं। तो ये जो फिक्सेशन आपने वॉलंटरी की है ना जी, ये आपका जो लॉकिंग हुआ है ना, इसको आपने विजुअल एरिया, जो सेकेंडरी विजुअल एरिया है, उसके जरिए पॉसिबल, V2 के जरिए पॉसिबल करवाया है। अब अगर आप वहां से अपनी निगाह हटाना चाहें और किसी और जगह पर डालना चाहें तो जाहिर सी बात है कि इस लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के बाद फिर वंस अगेन आप किसी और जगह फोकस कर सकेंगे। तो ये प्री मोटर फ्रंटल के अंदर जो है प्री मोटर एरिया पड़ा होता है, उसमें एक स्पेसिफिक एरिया पड़ा होता है जिसमें आपकी सेकेंडरी विजुअल एरिया से जो है वो प्री सिनाप्टिक फाइबर जा रहा होता है, वो उसको सप्लाई दे रहा होता है। तो अगर आपने अब आई बॉल को अनलॉक करना है तो पीछे से जो है आपका स्टिमुलेटरी सिग्नल जाएगा, फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगी, फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगी पीछे V2 को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जो लॉकिंग वाला एरिया था वो इनहिबिट हो जाएगा, और जो अनलॉकिंग वाला एरिया था वो आपका स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये अनलॉकिंग एंड लॉकिंग मल्टीपल जो आप करते हैं, वॉलंटरी करते हैं, ये आपकी इस तरह से पॉसिबल है। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 तरह की आपकी जो है वो कॉन्टिन्यूस जो है वो मूवमेंट्स जो है वो हो रही हैं। एक स्लो ट्रेमर चल रहा है, फिर स्लो ड्रिफ्ट चल रहा है, फिर फ्लिकरिंग मूवमेंट चल रही है। ट्रेमर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फिक्स करने के काम आता है कि जो चीज़ सबसे प्रोमिनेंट है उसके ऊपर आई बॉल फिक्स करने के। अगर जाहिर है कि अगर पेंडुलर कॉन्टिन्यूस राइट लेफ्ट मूवमेंट हो रही है और आपकी विजुअल फील्ड चेंज हो रही है, तो उसमें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगी, वो वही रह जाएगी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है किसी विजुअल फील्ड के अंदर, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट है, उसको फिक्स करने के लिए जो काम आता है। स्लो ड्रिफ्ट ये होता है कि जिस वक्त आपका बिल्कुल एज पहुंच रेटिना का और लाइट पर आपकी रेटिना के ऊपर जो हो जाती है, रिजल्ट रहती है जो है वो मैक्सिमम जो आपकी लाइट है वो मौजूद हो। और जो रैपिड फ्लिकरिंग है जी वो वक्त होती है जैसे सडनली आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई ब्राइट चेंज आ जाए, कोई बहुत डिम हो जाए एकदम से लाइट, तो आप सडनली उस तरफ देखते हैं। तो जो रैपिड फ्लिक होता है, ये अगर रेटिना के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसमें कोई सडन चेंज आ जाए तो उसकी तरफ आपकी जो आई बॉल है वो मूव करती है। ये 3 मेजर इनवॉलेंट्री आपकी जो है वो फिक्सेशंस हैं जो कि चल रही होती हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं कि आपने किस तरफ जो है वो देखना है। सक्सेडीज ऑप्टोकिनेटिक मूवमेंट्स होती हैं जी। अभी हमने बात की, लेट सपोज कि जी आप पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़े हैं, तो राइट टू लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कॉन्टिन्यूली आपका V2 एरिया और जो फ्रंटल एरिया आपका पड़ा कॉर्टेक्स में, जो प्री मोटर एरिया पड़ा हुआ है, दोनों कनेक्टेड हैं जी। लाइट पहुंची है जी आपके किसी वर्ड से कॉर्टेक्स तक, कॉर्टेक्स ने वो इन्फॉर्मेशन जो है V2 को पहुंचाई है, V2 ने एक स्पेसिफिक जगह पे आपकी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर लॉक कर दिया है। अब बिकॉज कि आपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव करना है, यानी आपका जो है वो सिग्नल जाएगा स्टिमुलेटरी फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ, प्रीमोटर को स्टिमुलेट करेगा, वो पीछे से V2 को इनहिबिट कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अनलॉकिंग हो जाएगी, और अनलॉकिंग पे नेक्स्ट की तरफ चले जाएगा, एंड ये कॉन्टिन्यूली आप मूव करते रहेंगे राइट लेफ्ट जब तक कि आप जो है वो पढ़ रहे हैं। इसी को परसूट मूवमेंट, अगर मैं परसूट करना चाहूँ, आप किसी को घूर रहे थे, निश्चित पॉइंट के ऊपर बैठे हुए, उसने मूव करना शुरू कर दिया किसी और तरफ, तो आपकी आई बॉल कॉन्टिन्यूली उसको फॉलो कर रही है, परसूट कर रही है, ठीक है। कोई बहुत सिविलाइज्ड बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल दैट इज़ वेरी कॉमन, तो मैं उसकी एग्जांपल फिर वही दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो परसूट मूवमेंट आप लोग करते हैं, आपकी आई बॉल मूव कर रही है, आई बॉल मूव कर रही है जी, जिस तरफ आपका बंदा मूव कर रहा है उसी तरफ आपकी आई बॉल मूव कर रही है। तो ये कॉन्टिन्यूस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग है कि विजुअल फील्ड तब्दील हो रहा है और आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है उसको लॉक कर लिया है। अब आई बॉल जो मूव कर रही है वो ऑक्यूलोमोटर की वजह से मूव कर रही है जी, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। तो V2 ने किसी जगह फिक्स कर दिया है, फिक्सेशन देने के बाद जो आपका कॉर्टिकोफ्यूगल था उसने प्रीटेक्टल को स्टिमुलेट किया है, प्रीटेक्टल ने आगे जाकर आपका ऑक्यूलोमोटर को स्टिमुलेट किया है, और फिर आपकी आई बॉल कॉन्टिन्यूली उस डायरेक्शन के अंदर कर रही है। ये परसूट मूवमेंट है। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि बेसिकली आप लोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लॉकिंग कैसे होती है और अनलॉकिंग कैसे होती है, आप ड्रिफ्ट कैसे करते हैं, ट्रेमर का फ़ायदा क्या है, रैपिड फ्लिकरिंग क्यों हो जाती है, और जो सक्सेडीज हैं जो आपके ऑप्टोकिनेटिक मूवमेंट्स हैं वो रीडिंग और परसूट के जो है वो कैसे काम करते हैं।
अभी मैंने आपसे कहा कि जी कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर उठते हैं जी कॉर्टेक्स तक। जब मामला पहुंचा है विजुअल ट्रैक्ट से तो उसने एक फाइबर भेजा सुपीरियर कॉलिकुलस को। सुपीरियर कॉलिकुलस मैंने भी आपसे कहा कि इंटरमीडिएट है फॉर द ऑडिटरी ट्रैक्ट ऑल्सो, उसमें ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है। तो अगर आपकी फील्ड में कोई सडन डिस्टर्बेंस ऑडिटरी होती है, स्पेसिफिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, तो आपकी आंख जो सडनली उस तरफ देखती है वो किस तरह से देख पाती है? बिकॉज कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो विजुअल एरिया से कॉलिकुलस तक गया है, कॉलिकुलस से आपके प्री सिनेप्टिक सप्लाई गई है ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस को, ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस ने फिर आगे मोटर सप्लाई दी है आपकी आई बॉल को, और यहीं से प्रीटेक्टल की तरफ सप्लाई निकल रही है, तो फिर उसने हेड एंड नेक की मूवमेंट भी करा दी है। दैट इज हाउ यू आर एबल टू सी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। वायर गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं जी। अभी हम बात कर रहे हैं लैटरल जेनिकुलेट से एक कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है, यहीं से एक सप्लाई सुपीरियर कॉलिकुलस की तरफ भी जा रही है, और फिर वहां से फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फासिकुलस की तरफ निकल रही है। ऑडिटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ये ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे जी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फासिकुलस। ये फिर रेड के साथ कनेक्टेड है, कॉर्टिकल लूप्स में सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है, वेस्टिबुलर के साथ कनेक्टेड है, हेड एंड नेक की टर्निंग कराता है उस तरफ जिस तरफ किसी ने आपको बुला लिया है, या उस तरफ जिस तरफ आपका बंदा मौजूद है और आप उसको मुस्तकिल जो है वो घूरना चाहते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज। इंटरफेरेंस एक्साइटेशन न्यूरॉन्स जी ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। लेट्स सपोज कि अभी हमने कहा कि जी लेयर 2 के अंदर और लेयर 1 के अंदर टेम्परल 2 में सेम साइड का टेम्परल फाइबर 2 में और सेम साइड का जो नेजल है ऑपोजिट साइड के लेयर 1 के अंदर जाकर उसने कम्युनिकेट किया है। अब अगर ये दोनों फाइबर्स ऊपर नीचे हैं, दैट मीन्स के लेट्स सपोज के जो टेम्परल था आपका जो राइट आई था वो बहुत टुवर्ड्स लेफ्ट देख रहा था, और जो आपका लेफ्ट आई था वो उसको फॉलो नहीं कर सका, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो एक आई है उसका विजुअल फील्ड कोई बहुत डिफरेंट है, और दूसरी जो आपका आई बॉल है उसका विजुअल फील्ड बहुत डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो एक ही तरह का इमेज है वो दोनों ही आई बॉल से कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो स्टिमुलेशन है लेयर 2 की सेम साइड के ऊपर वो डिफरेंट है, लेयर 1 की स्टिमुलेशन ऑपोजिट साइड के ऊपर बहुत डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ब्रेन है उसमें कोई बहुत अच्छी जो है वो स्टिमुलेशन नहीं हो सकती। फिर जब ये बराबर की स्टिमुलेशन नहीं हो रही तो फिर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हैं जिसको आप इंटरफेरेंस एक्साइटेशन न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये फिर आपके जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे से चलने वाले फाइबर्स भेजते हैं टुवर्ड्स ऑक्यूलोमोटर नर्व, और फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो अल्टीमेटली आपकी जो आई बॉल है उसकी मूवमेंट करा के दोनों को एक ऐसे विजुअल फील्ड में ले आती है जहां पर आप टेम्परल और नेजल सेम साइड के फाइबर्स की दोनों साइड पे स्टिमुलेशन बराबर की ले रहे हो। ये हेल्प आउट करता है कि जो दोनों आई बॉल्स हैं वो एक ही वक्त में एक ही ब्राइट पॉइंट को देख रही हो और दोनों की जो विजुअल फील्ड है वो बराबर की हो, एक ही जैसी जो है वो आपकी काम कर रही हो। अब अगर ये वाला जो आपका न्यूरॉन्स है सेट ऑफ न्यूरॉन्स ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि एक आई बॉल एक तरफ देख रही होगी, दूसरी आई बॉल उसको फॉलो नहीं कर रही होगी, या टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही होगी। ये बेस बन जाता है जी आपका स्ट्रेबिस्मस का या भेंगेपन का, कि आपकी दोनों आईज एक ही तरफ नहीं देख रही हैं। रीजन इज कि जो इंटरफेरेंस एक्साइटेशन है वो फिर आगे जो उसने कॉर्टिकोफ्यूगल देना है उस कॉर्टिकोफ्यूगल ने आगे जाकर जो है वो कॉलिकुलर एरिया को प्रीटेक्टर को स्टिमुलेट नहीं किया, और आपकी दोनों साइड की जो ऑक्यूलोमोटर है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करवाई जा सकी। तो वो फिर स्ट्रेबिस्मस या भेंगेपन की जो है वो आपकी बेस बन जाता है। यहाँ तक ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जी। आई होप कि आपको जो है वो बात समझ आ रही होगी। मैं जनरल एक आइडिया देता हूँ जी अकोमोडेशन कैसे हो रही होती है। वही आपका रेटिना है जी, वही टेम्परल नेजल फाइबर्स हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर, ऑप्टिक आर्च में क्रॉसिंग हो गई जी, फिर आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट है सेम साइड का टेम्परल है ऑपोजिट साइड का नेजल है जी, लैटरल जेनिकुलेट तक मामला पहुंच गया। लैटरल जेनिकुलेट ने जी एक ब्रांच दी है, और ये जो ब्रांच है ये आपके मिड ब्रेन तक पहुंच रही है। इस ब्रांच ने प्री सिनेप्टिक फाइबर प्रोवाइड किया है जी आपके दोनों साइड के एडिंगर वेस्टफॉल को। तो यहाँ से उठने वाली जो लाइट है वो यहाँ से एंटर होके इस तरह भी और इधर भी एंटर हो रही है एडिंगर वेस्टफॉल को। यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल रहा है, ये सिलियरी को दे रहा है इस तरफ भी और इस तरफ भी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर यहाँ से उठने वाले फाइबर ने इसको भी स्टिमुलेट किया और इसको भी स्टिमुलेट किया है तो ये सिलियरी भी स्टिमुलेट हो रहा है और ये सिलियरी भी स्टिमुलेट हो रहा है। यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकल रहा है वो उसके भी डायमीटर को कम कर रहा है और इसको भी डायमीटर को कम कर रहा है। तो जो
सेम साइड को कम कर लिया गया है वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है जी, और जो अपोजिट साइड के क्रॉसिंग ओवर की वजह से या बायलैटरल कनेक्शंस की वजह से जो आपने इसको स्टिमुलेट कर लिया है, या आपकी इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स की जो है वो बेस बन जाता है। इसको देखिएगा जी, अभी हम जो मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे थे, इसने यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो डायग्राम में बता दिया है कि आपका कॉर्टिकोफ्यूगल सिस्टम जो है वो आपकी आई मूवमेंट को और हेड एंड नेक की मूवमेंट को जो है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। ये तो बड़ा सिंपल है, अभी हम ऑलरेडी देखा है। ऑप्टिक नर्व है जी, लैटरल जेनिकुलेट तक पहुंची है, और लैटरल जेनिकुलेट ने फिर प्रीटेक्टल को जो है वो स्टिमुलेट किया है। प्रीटेक्टल से उठने वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर था जी, उसने दोनों साइड के एडिंगर वेस्टफॉल को जाकर स्टिमुलेट किया, यानी कि ये एडिंगर वेस्टफॉल का प्री सिनेप्टिक बन गया। ऑप्टिक नर्व प्री सिनेप्टिक था जी प्रीटेक्टल के लिए, उससे उठने वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक था वो एडिंगर वेस्टफॉल के लिए प्री सिनेप्टिक बन गया, और इसने दोनों साइड पर जाकर स्टिमुलेट किया। अब वहां से जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर निकल रहा है वो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक है, उसने सिलियरी को किया है, और यहाँ से निकलने वाला जो है फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक, उसने आपका जो प्यूपिल है उसको जाकर स्टिमुलेट किया। लाइट आ रही है, प्रीटेक्टल तक पहुंच रही है, इसने एडिंगर वेस्टफॉल को जो है स्टिमुलेट किया दोनों साइड पर, इसने दोनों साइड के ऑक्यूलोमोटर से जो ऑटोनॉमिक स्टेम है उसको स्टिमुलेट किया, उसने फिर आगे जाकर सिलियरी को स्टिमुलेट किया, और दोनों साइड के आई बॉल्स को आपने प्यूपिल्स को जो है वो स्टिमुलेट कराकर लाइट रिफ्लेक्स जो है उसको अचीव कर लिया। इस तरफ आइए जी, इसमें उसने बताया कि जी आई बॉल की मूवमेंट्स जो हैं वो कैसे होती हैं अकोमोडेशन में, और यही मैकेनिज्म होगा जो भी हम देख रहे थे परसूट के अंदर भी आपका, जिसमें आप अपने बंदे को आई बॉल फॉलो कर रहे हैं पढ़ते हुए, जो सक्सीडीज है कॉन्टिन्यूस ऑप्टोकिनेटिक मूवमेंट्स हैं वो कैसे पॉसिबल हो रही हैं। ये देखिएगा जी, ऑप्टिक नर्व थी, क्या से होते हुए मामला लैटरल जेनिकुलेट तक पहुंचा होगा जी, और लैटरल जेनिकुलेट ने फिर आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसको जो है वो मामला पहुंचाया। विजुअल कॉर्टेक्स ने एक कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर चलाया है जी, वो वापस आकर प्रीटेक्टल तक पहुंचा है, और जो प्रीटेक्टल था उसने जो है फिर आगे जाकर आपका स्टिमुलेट किया है जी ऑक्यूलोमोटर। तो अभी हाँ हम ऑटोनॉमिक देख रहे थे, इसने यहाँ ऑटोनॉमिक और मोटर दोनों दिखा दिए हैं। ये ऑटोनॉमिक है जी, वही कि दोनों साइड का अगर आपका एडिंगर वेस्टफॉल स्टिमुलेट हो रहा है तो दोनों साइड का ऑटोनॉमिक फाइबर स्टिमुलेट हो रहा है ऑक्यूलोमोटर का, दोनों साइड का सिलियरी गैंग्लियन स्टिमुलेट हो रहा है, और दोनों साइड के ऊपर आप कॉन्स्ट्रक्शन जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जी। जो दूसरा फाइबर अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ये जो फाइबर पड़ा हुआ है, एक फाइबर प्रीटेक्टल की तरफ निकल रहा था, एक फाइबर पीछे विजुअल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोफ्यूगल सुपीरियर कॉलिकुलस की तरफ निकला है। ये जो कॉलिकुलर एरिया जी आपका पड़ा हुआ है, ये बेसिकली आपका एसोसिएटेड है जी, सॉरी ये लैटरल जेनिकुलेट है जी। एक जो है वो फाइबर आपका कॉर्टेक्स उठ रहा है, प्रीटेक्टल की तरफ निकल रहा है, वो फिर आगे ऑटोनॉमिक सप्लाई दे रहा है। दूसरा आपका लैटरल जेनिकुलेट की तरफ ही आ रहा है, इसने अगर आप देखें तो रिवर्स कनेक्शन किया हुआ है उसके साथ जो कि ऑप्टिक नर्व के अंदर पड़ा हुआ था। ये वो फाइबर है जो लैटरल जेनिकुलेट को इनहिबिट कर रहा होता है। पीछे से कोई स्पेसिफिक कलर का अगर आपका कॉलम स्टिमुलेट हो गया है, उसने साथ वालों को इनहिबिट किया है, उस इनहिबिशन का जो कलेक्टिव इनपुट है वो लैटरल जेनिकुलेट तक आ रहा है। तो यहाँ से जो ऑप्टिक से अगर उससे रिलेटेड कोई रॉड्स एंड कॉन स्टिमुलेट हो भी रहे थे वो इनहिबिट हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपने जो है वो कंट्रास्ट जो है उसको जो है वो डेवलप कर लिया है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट था जी कि यही ऑप्टिक नर्व है जी, अगर आप इसको देखिए थ्रू दिस पर्टिकुलर आपका जो सिस्टम है, ऑप्टिक नर्व ने स्टिमुलेट किया है जी आपके प्रीटेक्टल को भी और कॉलिकुलर एरिया को भी, और इसी ने फिर आगे जाकर आपका मोटर जो आपका स्टेम पड़ा हुआ था ऑक्यूलर मोटर का उसको स्टिमुलेट किया है, और उसने फिर आगे जाके आपकी जो मोटर नर्व है उसको सप्लाई किया है। तो अब जिस तरफ आपका ये लेट सपोज का आई बॉल यूं मूव की जा रही है, और जिस तरफ सबसे कोई प्रोमिनेंट चीज़ पड़ी हुई थी उसके ऊपर आपने इसको लॉक कर लिया है। तो अब अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो फिर यही वाला जो आपका मैकेनिज्म है कि ये आपका स्टिमुलेट हो रहा होगा, इसके V2 के जरिए आपने इसको लॉक कर लिया है। लॉक करने के लिए अब फिर आपने एक फाइबर भेजना है कॉर्टिकोफ्यूगल, इसी तरह से उठेगा वो आपके फ्रंटल तक पहुंचेगा, और फ्रंटल जो है फिर वापस इसको पीछे आते हुए इनहिबिट कर देगा।
तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अनलॉक हो जाएगा। अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है जी फ्रंटल और इसके दरमियान, ऑक्सीपिटल के दरमियान, जिसके जरिए आप जो है आई बॉल को मूव करा रहे हैं। हाँ, अगर आपने अकोमोडेशन अचीव करनी है तो उसके लिए बड़ा स्पेसिफिक पाथ पे है कि जी वही आपका जो ऑप्टिक नर्व पड़ा हुआ है, उसी ऑप्टिक नर्व ने आपका लेटरल बॉडी के जरिए कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, कॉर्टेक्स से फिर एक कॉर्टिकोफ्यूगल उठा है, उसने आपके प्रीटेक्टल को स्टिमुलेट किया है, प्रीटेक्टल ने फिर आगे जाकर जो है वो मोटर जो आपका स्टिमुलस आ रहा था उसको, सॉरी मोटर जो फाइबर ऑक्यूलोमोटर का था उसको भी स्टिमुलेट किया है और ऑटोनॉमिक को भी किया। ऑटोनॉमिक हो जाएगा, एडिंगर वेस्टफॉल दोनों साइड पर हो जाएगा, दोनों साइड के डायमीटर को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अगर आपका ऑक्यूलोमोटर हो जाएगा तो वो ऑक्यूलोमोटर के भी बायलैटरल कनेक्शन हैं थ्रू कॉलिकुलर न्यूक्लियस, वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इधर की भी आप आई बॉल को जो है वो सपोर्ट दे देंगे, उधर की भी आई बॉल आपकी सपोर्ट हो जाएगी और दोनों आई बॉल्स कन्वर्ज हो जाएंगी मीडियली, तो आप अकोमोडेट कर लेंगे। डायमीटर भी कम हो गया और आपने इसको मीडियली मूव भी कर लिया, बिकॉज के जो फाइबर आ रहा था वो प्रीटेक्टल से होते हुए एडिंगर वेस्टफॉल और एडिंगर वेस्टफॉल से फिर ऑक्यूलोमोटर का प्री मोटर, ऑक्यूलोमोटर का प्री सिनेप्टिक और फिर ऑक्यूलोमोटर, फिर आगे पोस्ट सिनेप्टिक जो है नर्व निकाल रहा है, वो प्री पोस्ट सिनेप्टिक यहाँ पर सिलियरी गैंग्लियन के लिए प्री हो गई है और यहाँ से पोस्ट आपने निकाला है, उसको स्टिमुलेट कर लिया है, जबकि मोटर जो आपका निकला है उसने डायरेक्टली जाके दोनों साइड के आपके मसल्स को जो है वो स्टिमुलेट किया है और स्टिमुलेट करने के बाद आपने अकोमोडेशन जो है उसको जो है वो पॉसिबल बना लिया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई यहाँ पर आई बॉल की मूवमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो मिड दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं, रादर तीन। प्रीटेक्टल एरिया के अंदर कॉलिकुलर न्यूक्लियस भी पड़ा है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस भी पड़ा है, दोनों ही डिफरेंट काम कर रहे हैं। एक आपका इन्वॉल्व है प्यूपिल डायमीटर को कंट्रोल करने में, दूसरा आई बॉल की मूवमेंट के अंदर, और आई बॉल की मूवमेंट के साथ साथ वो स्टिमुलेट करता है जी आपकी हेड एंड नेक की मूवमेंट को भी और फिक्सेशन देता है। इसी तरह से फिक्सेशन और अनफिक्सेशन का मैंने लॉकिंग या अनलॉकिंग का फिनोमेना बता दिया कि V2 जो है वो फ्रंटल को देगा, फ्रंटल इनहिबिट कर देगा V2 को, और फिर आपके लिए लॉक या अनलॉक करना या परसू करना किसी भी विजुअल ऑब्जेक्ट को वो पॉसिबल होगा। दो चार वो हैं, इनको खुद देख लीजिएगा जी। हॉर्नर सिंड्रोम पूछ लिया जाता है, सिलियरी गैंग्लियन के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को ख़राब कर देंगे तो क्या होगा, और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर सिंड्रोम है। ये जो अभी हमने बात की कि ऑक्यूलोमोटर का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों ही साइड पे स्टिमुलेट हो रहा है, तो उसमें जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है अगर उसको ख़राब कर दिया जाए तो आपके आई बॉल्स एक ही डायरेक्शन में नहीं देख सकती या एक ही तरफ कन्वर्ज नहीं हो सकती। ये बेस बन जाता है जिस स्ट्रेबिस्मस का या भेंगेपन का। तो इसने यहाँ पर उसका सर्किट दिया हुआ है, इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर सिंड्रोम भी बोलते हैं जी। तो इसको भी जो है वो देख लीजिएगा खुद ही, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर सिंड्रोम क्या था या फिर भेंगापन जो है वो कैसे डेवलप होता है। सो दिस वाज द लास्ट वन जी। मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को जितना सिंप्लीफाई करके समझाया जा सके। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई एक दफ़ा आपको आ जाएगा, आप इसकी रिपीटेशन करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 4 5 6 रिपीटेशंस पर आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, विजन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप जिस एग्जाम में बैठेंगे तो यही बातें आपसे पूछी जाएंगी जो अभी मैंने इस लेक्चर के अंदर बताएंगे। तो काइंडली इन बातों को रिपीट कीजिएगा। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब मामला जो है वो मैंने हैंड ओवर कर दिया है, बस मुझसे और अब लेक्चर नहीं होते जी। मैं जितने और के टॉपिक्स अपने, ये विजन कोई मेरे हिस्से का टॉपिक नहीं था, लेकिन बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो मैंने मुनासिब समझा इस पर ले लूँ, बट लेकिन अब मुझ पर इतना लोड है कि प्लीज़ मुझसे और लेक्चर जो है वो पॉसिबल ना होंगे। अब जिसके भी लेक्चर्स हैं उनसे गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि मैं उन्हें ऑलरेडी जो है वो गाइडलाइंस दे चुका हूँ कि आपकी मर्ज़ी है जी, आप लाइव जाना चाहें, आप गाइडलाइंस देना चाहें, आप वॉइस नोट पर बताना चाहें, जो जैसे आपका दिल करे, जैसे वो मुनासिब समझेंगे। अब कोई एक मुश्किल टॉपिक CNS में और आएगा, वो मेमोरी का है, मुझे नहीं पता कि वो किसके पास है। औखा टॉपिक है और ठीक ठाक औखा टॉपिक है, मुझे नहीं पता वो किसके पास है। डॉक्टर जैदी शायद आपको बेहतर बता सकेंगे, आप उनसे पूछ लें। और उसके बाद फिर एक और औखा टॉपिक आएगा जो रीनल है, जब आप नेफ्रॉन में डिसेंड करेंगे तो वो जावेद साहब के पास है, VC साहब के जो बिरादर हैं उनके पास है। आई थिंक ही इज़ क्वाइट एबल, उनसे बात कीजिएगा कि वो कैसे मुनासिब समझते हैं, वो कैसे पढ़ाएं। फ्रॉम माई साइड जी, दिस इज़ ओवर। आई विश यू जी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी।